हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू फिल्डर फॉर्म, वेलकम टू सेशन। मैं अतुल कुमार आपके आज के सेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग साक्षी। कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? और एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग हाय हेलो लिख देंगे जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, और क्लियर कर दीजिएगा। वॉइस वीडियो पीपीटी सभी को क्लियर है? चलिए जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग करिश्मा, राधे राधे। आइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग अंजनी। तो कल के सेशन में किसी भी स्टूडेंट का अगर डाउट हो तो वो पूछ सकता है अभी। ओके, 2 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग मुनिया। आज हम लोगों को पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो उसके बाद हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। सर में प्रॉब्लम हो रही है, हमने स्टडी टेबल के सामने साक्षी बार बार उनको देखिएगा, ठीक है? उनको रटने की कोशिश मत करिएगा, ठीक? उनमें कुछ बुक में देखिए इतनी सारी पुस्तक हैं, आपको याद नहीं हो सकती। आप क्या, किसी को भी नहीं हो सकती। मुझे भी कभी कभी याद नहीं रहती कोई बुक। तो उसके लिए क्या है कि आपको बुक में एक ऐसा कॉमन वर्ड ढूंढना है बुक के नेम में जो उस थिंकर से कहीं ना कहीं रिलेट कर ले। तो आप अपने लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिएगा। ओके, उसका वही तोड़ है। आप कहें कि सारी पुस्तक हमें याद आ जाए या याद हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी किसी को हो जाती है, लेकिन किसी किसी को नहीं हो सकती है। तो उसके लिए यही है कि आप एक शॉर्ट ट्रिक अपना लिए बना लीजिएगा। गुड मॉर्निंग पंकज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें हम लोग राष्ट्र, स्टेट एंड नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य के बारे में पढ़ेंगे। संप्रभुता क्या होती है, शक्ति क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले दिया है आपका राज्य के बारे में, तो राज्य क्या होता है? चलिए आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए। स्टेट क्या होता है? मैंने आपको बताया था। व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या है? गुड मॉर्निंग विपिन। चलिए बताइए राज्य क्या है? जवाब देते जाइए सभी लोग, है ना? अगर किसी को पता नहीं है तब भी हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा कि पता है या नहीं है। नहीं। यस कर, अभी और बाकी है। चलिए राज्य के बारे में बताइए, क्या है स्टेट? जब तक सभी लोग आंसर नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, इसलिए अब राज्य के बारे में सभी लोग जवाब दीजिए, है ना? चलिए बताइए।
गुड मॉर्निंग कोमल। राज्य व्यक्ति के विकास का तंत्र है। ठीक है। स्टेट जनसंख्या, निश्चित भूमि भाग, गवर्नमेंट और संप्रभुता से बना है। ओके अंजलि। राज्य एक संस्था है। ओके पंकज। और राष्ट्र राज्य क्या होता है? मैंने आपके कंपैरेटिव में बताया है ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम लोग पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया है राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य क्या है। चलिए राष्ट्र राज्य क्या है ये बताइए। ओके गुड साक्षी, गुड करिश्मा। और किसी का? राष्ट्र राज्य सांस्कृतिक अवधारणा। यस, राष्ट्र राज्य सांस्कृतिक अवधारणा एवं राज्य राजनीतिक। ओके, तो यहाँ हम लोग कई थिंकरों की परिभाषाएं देखेंगे कि राज्य के बारे में उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अरस्तू है, वुड्रो विल्सन है एंड हेरोल्ड लॉस्की। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, राज्य सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे सार्वभौमिक है, शक्तिशाली है एवं राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तू ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और स्वभाव से वह राजनीतिक प्राणी है। उसके लिए राज्य में रहना और मनुष्य होना एक समान बात है कि राज्य में रहना भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अरस्तू ने इसी प्रकार अपनी एक परिभाषा दी है राज्य से संबंधित कि परिवारों और गांवों का एक समुदाय जिसके अंत में एक परिपूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन, जिसके द्वारा हमारा मतलब एक सुखी एवं सम्मानित जीवन हो, इसे इन्होंने राज्य कहा है। ऐसे ही वुड्रो विल्सन कहते हैं एक निश्चित क्षेत्र के भीतर कानूनों के लिए संगठित लोग। वुड्रो विल्सन जिसमें सॉवरेनिटी होती है, एक राज्य के लोग सारे डिसीजन लेते हैं, उनके ऊपर ना किसी प्रकार का बाह्य एवं आंतरिक रूप से किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला है हेरल्ड लॉस्की के बारे में। स्टेट पॉलिटिक्स कौन से? यस, अगला है हेरल्ड लॉस्की एक प्रादेशिक समाज सरकार और विषयों में विभाजित है जो अपने आवंटित मौलिक क्षेत्र के भीतर अन्य सभी संस्थानों पर वर्चस्व का दावा करता है। ओके, एक अपने क्षेत्र के भीतर राज्य सभी संस्थानों पर वर्चस्व का दावा करता है। जैसे हमारा भारत एक राज्य है ना, स्टेट है, तो उसके अंदर जितनी भी संस्थाएं होंगी, गवर्नमेंट एवं राजनीतिक जितनी भी होंगी, उन पर सब पर उसी का शासन होता है, उसी का वर्चस्व रहता है। तो राज्य के कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनको हमें याद रखना है। जैसे कि कहा गया है यहाँ, स्थायी आबादी जिसमें लोग शामिल होते हैं जो आवश्यक रूप से सांस्कृतिक रूप में समरूप नहीं होते। राज्य कभी भी सांस्कृतिक रूप में समरूप नहीं होगा, उनकी भाषा, धर्म, ऐतिहासिक पहचान समान नहीं होती राज्य की। ओके, तो इसमें परमानेंट के लिए क्या क्या तथ्य होने चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। परमानेंट पॉपुलेशन, एक जनसंख्या होनी चाहिए। डिफाइंड टेरिटरी, एक विस्तृत मतलब एक परिभाषित वो होना चाहिए क्षेत्र है, स्वायत्त क्षेत्र होना चाहिए। ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, संगठित सरकार होनी चाहिए। सॉवरेनिटी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। संप्रभुता जिसके पास होगी वो देश हो, वो एक देश राज्य होगा। और संप्रभुता में क्या होता है, एक राज्य किसी प्रकार का बाहरी एवं आंतरिक रूप से हस्तक्षेप नहीं सहन करता है। संप्रभुता मतलब अपने खुद के डिसीजन स्वयं लेना। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। अरिस्टोटल जो राज्य के बिना रह सकता है वहाँ जो ईश्वर है या जगह। यस, वेरी गुड साक्षी। यस, राज्य जीवन के लिए आता है और अच्छे जीवन के लिए जारी रहता है। वेरी गुड।
तो अब आपको समझ में आया राज्य क्या है और राज्य में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पूछ लेते हैं कि राज्य के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, और उसमें आपको चारों दे देंगे। उनमें से हो सकता है एक आदमी किसी में मिस्टेक कर दें और आपसे पूछ लें कि इनमें से कौन सा नहीं है कौन सा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ो। राष्ट्र राज्य क्या है, नेशन स्टेट सिस्टम क्या है? ये लैटिन वर्ड नासिस से बना हुआ, नेटेस नेशन जन्म ग्रहण करना। अर्थात पाल्मर नाम की एक थिंकर है जो कहते हैं कि राष्ट्र राज्य प्रणाली राजनीतिक जीवन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अलग अलग संप्रभु राज्यों में संगठित होते हैं जो अलग अलग डिग्री अलग अलग तरीकों से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। जैसे कि भारत में क्या है, हर राज्य अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संप्रभु रखता है। हर एक स्टेट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, नोएडा, ये सारे अपने आप में कुछ ना कुछ वो रखते हैं, है ना। जयपुर हो गया आपका, भोपाल हो गया मध्य प्रदेश, है ना। ये सारे अपने आप में कुछ स्वायत्तता रखते हैं कि अपने खुद के डिसीजन लें, अपनी गवर्नमेंट बनाए और गवर्नमेंट के अनुसार रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। तो ये सारे अलग अलग होते हैं लेकिन अलग अलग तरीकों से एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन एक राजनीतिक जीवन एवं सांस्कृतिक जीवन जीने के लिए कल्चर के रूप में एक साथ संगठित रहते हैं। ओके, जैसे भारत, तो 1648 में वेस्टफेलिया की जो संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्र राज्य प्रणाली की उत्पत्ति का पता लगाया गया है। वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी है 1668 में, यहाँ से राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य के उदय का पता लगाया जाता है, और इसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था, और आगे जब ट्रीटीज के बारे में पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ अगर किसी स्टूडेंट का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओके, वेरी गुड। अब अगला है, इससे पहले भी राज्य का अस्तित्व था, वे एक दूसरे के साथ संबंधों में शामिल हुए लेकिन संप्रभु राज्य नहीं थे। अब जब वेस्टफेलिया ट्रीटी 1648 में हुई तो इसमें क्या था, पहले क्या था, राज्य तो थे लेकिन वे अपने स्वयं के डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, है ना, क्योंकि उनके ऊपर रोमन चर्च एवं रोमन साम्राज्य द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। राज्य थे, भारत था, भारत राज्य तो था लेकिन अपना स्वयं का वो निर्णय ले रहा था, नहीं ले रहा था। 1648 की ट्रीटी आई, उसमें क्या हुआ, इस सारे राज्यों में ये हो गया कि आप स्वयं की अपनी स्वयं की स्वतंत्रता संपूर्णता आपके पास स्वयं है। ओके, आगे वेस्टफेलिया ट्रीटी ने राज्य की संप्रभुता प्रकृति को मान्यता दी। अब से सर्वोच्च सत्ता राज्य के साथ मान्यता दी जाएगी, मतलब जो भी राज्य होंगे वो अपने स्वयं के निर्णय स्वयं लेंगे। राज्य आंतरिक एवं बाहरी नियंत्रण से मुक्त होगा, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं किया जाएगा, ना किसी प्रकार का किसी का वर्चस्व। ओके, अब राज्य के बारे में समझ में आया। अब आपको बताना है नॉन स्टेट एक्टर कुछ। हमने यहाँ तो देखा स्टेट एक्टर क्या है और ये अच्छे चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं नॉन स्टेट एक्टर, तो इनमें कौन कौन आते हैं, चलिए आंसर कीजिए। आंसर कीजिए, नॉन स्टेट एक्टर कौन कौन से हैं? एनजीओ, आतंकवादी संगठन, है ना। ओके, वेरी गुड अंजलि। तो गैर राज्य अभिनेता गैर संप्रभु संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और राष्ट्रीय एवं कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालते हैं। इस श्रेणी में सदस्यों के बीच कोई सहमति नहीं होती है और राज्य की संप्रभुता के विचार को किसके अस्तित्व से खतरा है, तो गैर राज्य कलाकार अर्थात नॉन स्टेट एक्टर से हर किसी के राज्य को खतरा है और हर राज्य को खतरा है। वे नागरिक समाज का हिस्सा बनते हैं और एकल राष्ट्र की सीमा के परे संचालन भी करते हैं। जैसे आतंकवादी संगठन है, ये नॉन स्टेट एक्टर है और इससे हर राज्य की संप्रभुता का क्या होता है, एक खतरा मंडराता है।
आतंकवादी संगठन है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता पर असर पड़ा है। पहले हम लोग डिसीजन लेते थे, आज हम लोग कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो हम लोग जैसे मान के चलिएगा बड़ी बड़ी कंपनी को ध्यान में रखकर बनाते हैं। अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं होगी पॉलिसी तो वो दूसरे दिन हमारे देश से भाग जाएंगे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ओके, इसीलिए एक राज्य में गैर राज्य कलाकारों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इनसे क्या है, कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेनिटी के लिए खतरा भी मंडरा आता है। ओके, हॉलेस्टी ने 3 प्रकार के नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात की है। तो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? प्रादेशिक गैर राज्य अभिनेता, गैर प्रादेशिक गैर राज्य अभिनेता और अंतर सरकारी। ये 3 प्रकार के हैं। ओके, एक प्रदेश में रहता है और एक बिना प्रदेश का होता है और एक अंतर सरकारी अभिनेता होता है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। गैर राज्य अभिनेताओं में शामिल कौन कौन है, ये भी चीज याद रखिएगा। मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, गैर सरकारी संगठन एवं आतंकवादी संगठन या समूह। ओके, ये गैर राज्य अभिनेताओं में शामिल है। ये चीजें आपको याद रखनी। तो एक देश को, एक राज्य को दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे डर किससे होता है? गैर राज्य अभिनेता से। ओके, हो गया क्लियर? ओके, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा सिंह, लेट हैं आप। अब मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में देख लेते हैं। चलिए सभी लोग अपने अपने विचार दीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालती है। चलिए बताइए, आज आपसे ही पूछ लिया जाए कुछ। चलिए आंसर कीजिए भाई। अपने प्रोडक्ट से, ठीक है। और वेरी गुड साक्षी। और किसी का आंसर नहीं आ रहा है? बताइए। बस यही कमी है आप लोगों के अंदर, ये सामने भी लिखा है तब भी आप लोग नहीं बताते। ऐसे लगता है जैसे क्लास में हैं आप लोग के चले गए। ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये तो वही है, मैं सारे नोट्स अपलोड कर देता हूँ और आप लोग बैठ के पढ़ लीजिएगा, है ना। क्योंकि जब आप लोग जवाब नहीं देते तो समझाने का कोई मतलब थोड़ी ना है। सिर्फ एक लोग का आंसर आता है, क्या ही मतलब निकल रहा है पढ़ने से और मेरे पढ़ाने से? कोई मतलब नहीं, है ना। सही है। मैं क्लास भी जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा, बताइएगा आप क्या करना है। ठीक है भाई, मत दीजिए, कोई भी मत दीजिए जवाब, किसी की अब जरूरत भी नहीं है। चलिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं? जोसेफ
नाई ने फॉरेन अफेयर्स जर्नल में प्रकाशित किया है अपने लेखों के एमएनसीज द गेम एंड रूल। तो इसमें वो समझाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी-बड़ी कंपनियां कैसे प्रभाव डालती हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियों की 3 भूमिका निभाती हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में प्रभाव डालती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी डालती हैं और अनपेक्षित रूप से भी डालती हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से कुछ देशों में उन्होंने स्वयं रिश्वतखोरी या अन्य तकनीकों का उपयोग करके सरकारी नीतियों को प्रभावित किया। जैसे कि डायरेक्ट वो सरकारी नीतियों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ने कहा कि अब हम अपने एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा 1-2 घंटे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? उनकी जो टाइमिंग है उनका 1-2 घंटे बढ़ाएंगे या 12-12 घंटे हमें काम कराना है। लेकिन क्या होगा कि कर्मचारियों के भी लिए गवर्नमेंट ने वो बनाई है पॉलिसी, राइट, कि भाई आपको 8 घंटे या 10 घंटे काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी उनको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ड्यूटी के पैसे देने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, वो लोग काम करते हैं और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाती है और गवर्नमेंट की जो भी नीतियाँ होती हैं उनको भी कभी-कभी प्रभावित करती है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसको टैक्स में थोड़ी छूट चाहिए, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो फिर क्या करती है वो कंपनी, निकल जाती है देश से, है ना, कि भाई अब हम तुम्हारे देश में नहीं रहेंगे। और अपने देश में क्या होगा, अगर कंपनी निकलेगी तो क्या होगा उससे कि काफ़ी लोग बेरोजगार होंगे क्योंकि उसने रोजगार दिया। इसलिए कभी-कभी गवर्नमेंट को दबना भी पड़ता है बड़ी-बड़ी कंपनी से। ओके, चलो अगला है अनपेक्षित प्रत्यक्ष भूमिका। विभिन्न सरकारों ने स्थानीय राजनीति को प्रभावित करने के साथ साथ सूचना एकत्रित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उपयोग किया है। जैसे कि आज के टाइम में अगर देखा जाए, जियो का क्या है सिस्टम, सरकार ने कहीं ना कहीं जानकारी इकट्ठा करने के लिए जियो का उपयोग किया है ना, कि सभी को भाई आप डिजिटल कर दीजिएगा और हमारे जो भाषण है, मन की बात है, वो अधिकतर सभी लोगों के पास पहुंच जाएगी, है ना, हमारा एडवर्टाइजमेंट है सभी लोगों के पास पहुंचेगा और जल्दी जल्दी पहुंचेगा, है ना। तो कभी गवर्नमेंट भी बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी का उपयोग करती हैं अपनी राजनीति को प्रभावित करने के लिए और कभी कभी एमएनसी कंपनी भी सरकार को प्रभावित करती है। जब हम लोगों ने पढ़ा था हु गवर्न अमेरिका, अमेरिका को कौन चला रहा है, गवर्न कौन कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी ही करती है। मल्टीनेशनल कंपनी को पता रहता है भाई कौन सी पार्टी आएगी कौन सी नहीं आएगी, है ना, किस पार्टी में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही तय करती हैं। ओके, तो जितनी भी पॉलिसियाँ बनती हैं सबसे पहले उन लोगों को देखा जाता है जिनसे गवर्नमेंट को कुछ लाभ हो रहा है, गरीबों के लिए बचा कुचा मिलता है। अगर उसने 100% मांगा हो तो अंत में जाके उसे 9 या 10% मिलेगा, बस हो सकता है 1 ही परसेंट मिले। ओके, जितना भी बनता है बड़े लोगों को देख के बनती है पॉलिसी। ओके, अगला है अप्रत्यक्ष भूमिका। एजेंडा सेट करती हैं, दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए अपनी सरकार की पैरवी करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ की है, भारत की, वो अन्य देश में जाएगी तो उस पर दबाव डालने के लिए अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को वहाँ सस्ते कर देंगे ताकि आप उनके खरीद ही ना पाए। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं तो अधिकतर प्रोडक्ट चाइना की यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो सस्ते मिल जाते हैं, राइट, और काम चल जाता है हम लोगों का। ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालना। ओके, तीनों चीजें समझ में आई, समझ में आ ही गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप लोग होशियार हैं, जब जवाब देते नहीं है तो इसका मतलब सबको समझ में आता है। ठीक है, जोसेफ नाइक बहुराष्ट्रीय कंपनी के बदलते स्वरूप की ओर इशारा करते हैं। पहले विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हावी होती थी, लेकिन अब विकासशील देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही विशेषकर भारत और चीन प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। भारत ही अफ्रीका के देशों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और भारत भी डेवलप कंट्री में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं कंपनियां, कि भाई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यहाँ से ले जाती हैं ऑर्गेनिक और वहाँ महंगे महंगे में बेचती हैं, है ना। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर सरकारी संगठन एनजीओ के बारे में हम लोग देखेंगे।
संगठन जो निजी, स्वासी, स्वैच्छिक एवं गैर लाभकारी और कार्य या रुचि उन्मुख वकालत करने के लिए संगठन, जो एनजीओ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो निजी, स्वासी एवं स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरी, ये हमने आपको टाइप भी बताए हैं। तो पीजे सीमंस ने अपने लेख में लर्निंग टू लिव विद एनजीओ, इसमें वो जो इनका आर्टिकल लेख है उसमें वो प्रदर्शित करते हैं कि गैर सरकारी संगठन घरेलू एवं विदेशी सरकारों एवं बहुपक्षीय संस्थानों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। जब एनजीओ गरीबों के लिए होते हैं, गरीबों के लिए मुद्दा उठाते हैं, महिलाओं के लिए मुद्दा उठाते हैं, शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, ये सारे मुद्दे उठाते हैं, तो सरकार पर वो ध्यान देते हैं और सरकार उन पर ध्यान थोड़ा देती है। ध्यान से मतलब ये नहीं कि सरकार उन्हें देख लेगी और वो उन्हें नहीं, मतलब वो सरकार को प्रभावित करेंगे कि भाई आपको ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए कि गरीब जनता है उसको थोड़ा बहुत लाभ मिलना चाहिए। देखिए, गरीब जनता मांग करती है, वो मांग होती रहती है, गवर्नमेंट सुन लेती है और एक कान से सुनेगी दूसरे से निकाल देगी। लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर बनता है, प्रेशर ग्रुप का है, एनजीओ का है, सरकार पर बनता है, तब उन गरीबों की बात सुनी जाती है और उन पर काम किया जाता है। हम और आप एक आंदोलन करें तब कुछ नहीं होगा। जब एक संगठन आंदोलन हो रहा है और उसमें कई आके संगठन जुड़ जाए, तब उन पर काम होना निश्चित हो जाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं राजनीति में क्या है, सारे सिस्टम एक ना दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से सब जुड़े हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आतंकवादी समूह, टेररिस्ट ग्रुप। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी मॉडल पर मॉडल सम्मिलित अभिनेताओं की भूमिका को पहचान करता है। ये कहीं ना कहीं स्वशासी विपिन, ये स्वयं का शासन। ओके, इसे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी कहा गया है। इसका बहुत अच्छा रोल भी रहा है, भूमिका अच्छी अभिनेताओं की पहचान करती है। 21 सेंचुरी में आया है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क राष्ट्र राज्य के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का खतरा बन गया है। अब क्या होता है, सुरक्षा का खतरा कैसे बना है? हर देश दूसरे देश की जानकारी लेना चाहता है, हर देश को डर भी है कि आतंकवादी ना आ जाए, है ना। क्योंकि एक देश को जब नुकसान होगा, सारे लोग कहेंगे कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तो कई लोग ऐसे देश आएंगे तो कहेंगे हम मदद करेंगे। कैसे? क्योंकि उन्हीं लोगों ने आतंक फैलवाया है ना। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, आपकी वो मदद कर रहा है, शायद उसी ने नुकसान करा हुआ, ये भी होता है। ओके, आतंकवादी अभिनेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों को प्रभावित किया है। आतंकवादी घटना से संबंध, विषम संतुलन, पूर्वव्यापी युद्ध, दुष्ट राज्य जैसी नई अवधारणा अस्तित्व में आई। तो आतंकवादी संगठन जो होते हैं, वो ग्रुप होते हैं, समूह, तो वो एक साथ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे, है ना, एक अलग राज्य की मांग करने लगते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्वक नहीं करते। ओके, तो ये भी सरकारों को प्रभावित करते हैं, है ना, और हमारी संप्रभुता को भी प्रभावित करते हैं। जैसे पाकिस्तान से कई ऐसे आतंकवादी आते हैं जो हमारी आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को खतरा प्रदान करते हैं। ओके, देखिए, आतंकवाद के हर किसी के अलग अलग समूह हैं, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे आतंकवादी संगठन, मैंने ग्रुप में डाला था एक बार और मैं भेज दूंगा, हर देश के अलग अलग आतंकवादी संगठन हैं। ओके, चलिए अब पावर के बारे में देख लेते हैं, शक्ति क्या है। चलिए बताइए, शक्ति क्या है? आपको मैंने पावर के बारे में कंपैरेटिव में भी पढ़ाया और की कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया। चलिए बताइए। मुझे पता है, मैंने गलत ही पूछ लिया है आप लोगों से, किसी का भी आंसर नहीं आएगा, है ना। ओके अंजनी,
ओके, वेरी गुड अंजलि। ओके, वेरी गुड साक्षी। चलिए, शक्ति की अवधारणा के अध्ययन में हमने आपको बताया था कि पावर इज लाइक लव। जैसा प्रेम होता है जो दिखता नहीं, वैसी पावर होती है जो दिखती नहीं है आपको। ठीक है। राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए शक्ति का अर्जन एवं वर्धन एवं प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई मिसाइल परीक्षण होती है ना, कोई न्यूक्लियर वेपन या परीक्षण होता है, कई देश करते हैं, अमेरिका करता रहता है, रसिया करता रहता है, इजराइल करता रहता है। तो ये लोग जब करते हैं तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि हम इतने पावरफुल हैं। ठीक है। और हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगर मान के चलिए, अगर कभी इजराइल अपनी शक्ति का परीक्षण करे, है ना, अपने यंत्रों का परीक्षण करे, तो तुरंत अमेरिका या यूएसएसआर सॉरी रसिया कर लेगा, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखा देंगी कि हम पावरफुल हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों के ऊपर कोई एक ऐसी केंद्रीकरण सत्ता नहीं है जो उनके व्यवहार को नियत कर सके अथवा उनके मध्य मर्यादित शक्ति पाई जाती है। तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था है नहीं। यूएन है, तो यूएन में क्या है कि भाई कभी कभी उसकी बात नहीं मानी जाती है ना, तो वो एक नाम मात्र की संस्था है। ओके। इसमें जोसेफ नाई को हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। इन्होंने सॉफ्ट पावर के बारे में बात करते हैं, सॉफ्ट पावर क्या है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जोसेफ नाई ने कहा है कि शक्ति भी प्रेम की तरह है, जिसे परिभाषित करने या मापने की तुलना में अनुभव करना आसान है, लेकिन उसके लिए कम वास्तविक नहीं। जैसा प्रेम को, लव को हम नाप और तौल नहीं सकते, उसको हम अनुभव ही कर सकते हैं। सेम पावर उसी प्रकार की। ओके। अगली परिभाषा है रॉबर्ट गिल्पिन। सत्ता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सबसे अधिक परेशानी में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति की सत्ता के लिए एक संघर्ष है। हैंस जॉन मॉर्गनथॉप। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति राजनीति की तरह सत्ता के लिए एक संघर्ष है, अपनी सत्ता जमाने के लिए एक संघर्ष है। ओके। ये थिंकरों ने, हर थिंकर ने अलग अलग परिभाषा दी। हैंस मॉर्गनथॉप की एक और परिभाषा है, आखिरी लक्ष्य चाहे जो भी हो, लेकिन शक्ति हमेशा आपका तात्कालिक अंत होता है। ऑर्गेन्स्की का अगला है, एक राष्ट्र अपने लक्ष्यों के अनुसार दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, कि दूसरा जो राज्य है वो हमारे अनुसार डिसीजन ले। जैसे अमेरिका है, अमेरिका किसी को दबाव में रखता है अपने, और वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है, तो वो ये चाहता है कि जो देश है वो अपनी नीति हमारे अनुसार बनाए और हमसे प्रभावित हो, जिससे कि हम उसके देश में रहकर उसके संसाधनों का उपयोग कर सकें और हम अपने लिए अधिक से अधिक पैसा बना सकें। ओके। चलिए, शक्ति के तत्व एलिमेंट देख लेते हैं। मॉर्गनथाउ ने शक्ति के तत्वों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, स्थायी एवं अस्थायी, परमानेंटली एवं टेम्परेरी। ओके। ऑर्गेन्स्की ने भी सत्ता के तत्वों को वर्गीकृत किया, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, पामर एवं पार्किंस, वास्तविक, अवास्तविक, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके। मोटे तौर पर सत्ता के निम्नलिखित तथ्य हैं। क्या है तथ्य? ये भौगोलिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, ये सारे जो तथ्य हैं ये सत्ता के हैं। ठीक है। तो इनमें क्या है, पावरफुल, जैसे आपके पास भौगोलिक क्षेत्र अधिक है तो आपके पास शक्ति है ना, एक प्रकार की एक शक्ति। आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपके पास ये शक्ति है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है। टेक्नोलॉजी है तो आप उसमें अच्छे महारथी है ना। तो ये चीजें आपको याद है। आप शक्ति के प्रकार देख लेते हैं। यहाँ कई थिंकरों ने अलग अलग वो बताए हैं प्रकार, और उनको हम पहले यहाँ प्रकार देखेंगे, आगे देखेंगे किस थिंकर ने क्या बताया। ओके। यस। अच्छी। हार्ड पावर, कंक्रीट, कैरेट एंड स्टिक के बारे में बात होती है इसमें। हार्ड पावर में क्या होता है, अगर आप बात मानते हैं तो अच्छा है, आपको पुरस्कार दिया जाएगा, और अगर आप बात नहीं मानते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। ओके। काम करेंगे तो गाजर मिलेगी, नहीं करेंगे तो छड़ी मिलेगी, मतलब पिटाई मिलेगी।
सॉफ्ट पावर में क्या होता है, ये सांस्कृतिक एवं वैचारिक होती है शक्ति। जैसे कि भारत के पास आज पावर कैसी है, कल्चरल एवं आइडियोलॉजिकल, तो अपने वो कल्चर से सभी को प्रभावित कर रहा है, उसकी एक सॉफ्ट पावर है ये। ओके, भारत किसी भी देश में अपनी जो उसके विदेशी संबंध है तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर से संबंधित है। ओके, अगला है स्मार्ट पावर। इसमें दोनों पावर आती है, हार्ड पावर एवं सॉफ्ट पावर, और एक होता है फास्ट पावर। ये तीनों चीज, ये चारों चीजें आपको याद है। आगे आते हैं, शक्ति का संतुलन 18 से 19 सेंचुरी में डेविड ह्यूम के अनुसार। ओके करिश्मा, डेविड ह्यूम के अनुसार बैलेंस ऑफ पावर। डेविड ह्यूम, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन सामान्य ज्ञान है। जब तक सामान्य ज्ञान प्रासंगिक रहेगा, शक्ति संतुलन प्रासंगिक रहेगा। यूट्रिच की संधि पहली औपचारिक मान्यता शक्ति संतुलन है। यह यूरोप में मौजूद एक विशिष्ट शक्ति की एक अवधारणा के रूप में बैलेंस ऑफ पावर के बारे में भी हमने आपको बताया है। हर कोई अपनी शक्ति को दूसरे देश से थोड़ा ऊपर करके करता है और वो कहते हैं कि हम बैलेंस कर रहे हैं, इससे कि हम अगर नीचे होंगे तो हो सकता है ये हमारे ऊपर, हमें डर है कि शायद ये हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। ओके, तो कुछ डिवाइसेस हैं, इनको याद रखना, काउंटर अलायंस, आर्म एंड डिसआर्मामेंट, कंपोजिशन एंड इंटरवेंशन, है ना, ये सारी चीजें, बफर स्टेट, डिवाइड एंड रूल्स, इनके बारे में। अगला देखते हैं संप्रभुता, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी किस शब्द से हुआ है, सुपर एनस, लैटिन भाषा के शब्द सुपर एनस से इसका उत्पत्ति होता है, इससे जाना जाता है। ठीक है, ये राज्य का एक चौथा आवश्यक तथ्य है। संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता मतलब अपने स्वयं के डिसीजन लेना। संप्रभुता मुख्य रूप से कानूनी अवधारणा है, यह मुख्य रूप से कानूनी क्षेत्र में राज्य की सर्वोच्चता को दर्शाता है कि जो राज्य अपने आप में संप्रभु होगा वो राज्य सबसे ऊपर होगा। अब आपको पता होगा, अगर वर्तमान में देखा जाए, समकालीन विश्व में देखा जाए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखा जाए, मतलब प्रेजेंट टाइम में, तो संप्रभुता में कमी आई है कि बढ़ी है, बताइए। संप्रभुता में राज्यों की संप्रभुता बढ़ी है या उसे संप्रभुता उनकी घटी है? या मान लीजिएगा आज के विश्व में राज्यों की संप्रभुता प्रभावित हुई है, उनको खतरा भी है, संप्रभुता बढ़ी है। यस साक्षी, एक ही है संप्रभुता, सब एक ही है। संप्रभुता बढ़ी नहीं है बल्कि संप्रभुता पर खतरा भी है, ठीक है, और थोड़ी बहुत घटी भी। घटी कैसे? बड़ी बड़ी कंपनियों के अनुसार आप डिसीजन लेते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अनुसार डिसीजन लेना, इसका मतलब है कि आप संप्रभु तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप डिसीजन बड़ी बड़ी कंपनियां आपके डिसाइड करती है ना। क्लियर? और कभी कभी क्या होता है, संप्रभुता के लिए बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन है वो टेरिटरी पार करते हैं और अंत में क्या होता है, आतंकवाद फैलाते हैं। तो आज हमारे जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो किसके लिए बॉर्डर पे है? हमारी संप्रभुता को किसी प्रकार का खतरा ना हो, आतंकवादी ना आ जाए, है ना, ये सारी चीजें। संप्रभुता राज्य की आत्मा है, सोइल ऑफ स्टेट। एक आधुनिक अवधारणा है। संप्रभुता की जड़ें वेस्टफेलिया ट्रीटी में है 1648 में, जहां उन्होंने कहा था कि हर राज्य अपने स्वयं के डिसीजन लेगा। वेस्टफेलिया संप्रभुता का सिद्धांत अभी भी बरकरार है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 2 में सभी सदस्य राज्यों की संप्रभुता समानता को मान्यता देता है, और दो पहलू में, आंतरिक एवं बाहरी। आंतरिक रूप से सभी व्यक्ति एवं संघों पर सर्वोच्च है, और बाह्य यह विदेशी नियंत्रण एवं शक्ति से स्वतंत्र है। संप्रभु में क्या होता है, जितने ही व्यक्ति हैं और संघ हैं, इनमें सबसे सर्वोच्च होते हैं राज्य के डिसीजन, और बाह्य में कि विदेशी नियंत्रण से बाहर है, मतलब स्वतंत्र है। मतलब आपके देश पर, भारत पर किसी देश का नियंत्रण नहीं है ना। पाकिस्तान पर नियंत्रण है, अमेरिका एंड चाइना का। तो कभी कभी पाकिस्तान जो डिसीजन लेता है, रियल में पाकिस्तान थोड़ी ना लेता है, अन्य देश लेते हैं उसके डिसीजन, जिससे उन्होंने पैसा ले रखा हो, ऋण ले रखा हो, है ना, ये सारी चीज। ओके,
यस, स्वयं से अपने राज्य को चलाना। यस करिश्मा, ओके। देखिए, हमारा अधिकार तो है, पूर्ण अधिकार है, लेकिन कहीं न कहीं आज हमारे अधिकारों में थोड़े बहुत डिसीजन मल्टीनेशनल कंपनी लेती है, ओके। चलिए, ओके, वेरी गुड करिश्मा। हाँ, सिक्योरिटी, सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा भी एक विवादित अवधारणा है। बैरी बुजान इसके बारे में बात करते हैं। बैरी बुजान, कोपेनहेगन स्कूल। ये कोपेनहेगन स्कूल से संबंधित है। इस स्कूल में क्या हुआ था, शक्ति से संबंधित सुरक्षा से संबंधित अध्ययन किया गया। सुरक्षा कैसे, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक एवं पर्यावरण एवं सैन्य पहलू से संबंधित। बैरी विचार, यह राज्य एवं समाज की वह क्षमता है जिससे राज्य अपनी स्वतंत्र पहचान कायम रखे तथा प्रक्रियात्मक एकता एवं अखंडता को सुरक्षित करे। ये इनकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, है ना। ऐसे ही वॉल्टर लिपमैन भी कहते हैं, सुरक्षा को एक देश की अपने मूल्य मूल मूल्यों की सुरक्षा, है ना, की क्षमता के रूप में देखा जाता है। दोनों संदर्भों में एक राज्य को युद्ध से बचने के लिए मूल मूल्यों को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है और युद्ध जीतकर उन्हें बनाए रख सकते हैं। अब क्या है सुरक्षा, कि हमें मान लीजिएगा सिक्योरिटी, ये कहते हैं कि एक राज्य जो है उसको अपनी वैल्यूज को त्याग कर वो हर चीज युद्ध जीत सकता है। किससे, सिक्योरिटी सिस्टम को बढ़ाकर, सैन्य शक्ति सुरक्षा से, आर्थिक सुरक्षा से, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, इन सब, ओके। तो सुरक्षा का यथार्थवादी दृष्टिकोण है राज्य केंद्रित, स्टेट सेंट्रिक एवं संपूर्णता एवं प्रादेशिक अखंडता। सुरक्षा की यथार्थवादी अवधारणाएं हैं, एक स्टेट सेंट्रिक, राज्य केंद्रित होती है, एवं सॉवरेनिटी। सुरक्षा के तरीके क्या है, कूटनीति, शक्ति संतुलन, डिटरेंस एवं पूर्वव्यापी युद्ध। ये हम लोगों की सुरक्षा के तरीके होते हैं। डिप्लोमेट अर्थात कूटनीति कैसे होती है, शक्ति संतुलन होता है, डिटरेंस होता है, पूर्वव्यापी युद्ध होता है, ये सारी। सुरक्षा की उदार अवधारणा, उदारवादी सुरक्षा का व्यापक दृष्टिकोण उन्होंने निम्नलिखित दिया है। सामूहिक सुरक्षा, व्यापारिक सुरक्षा, सुरक्षा समुदाय, लोकतांत्रिक शक्ति, शांति, उदार राष्ट्रीयवाद, ये सारी चीजें। आज सारे देश मिलकर क्या करते हैं, एक सुरक्षा के लिए करते हैं। स्टार ऑफ पल्स जो चाइना के लिए तारों एक मोतियों की माला बिछाई गई है ना समुद्र में, क्वाड जो बना है वो सुरक्षा से ही संबंधित समूह है कि भाई चाइना से हम लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। जो चाइना का बढ़ता रवैया है उसे देखकर हम लोगों ने क्वाड बनाया, है ना। ये सारी चीजें सुरक्षा, हर एक ना एक संगठन जैसे G20 भी हुआ, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा की भी बात करता है, ओके। कोपेनहेगन है, ओके। चल आगे बढ़ते हैं। फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, विपिन, डिफरेंस मतलब क्या होता है, कई चीजों को क्या है, जिस अवस्था में हो उसमें एक स्थित रखना, है ना, है ना, कि जैसे मान लीजिएगा कोई चीज है उसको उसी अवस्था में रखना, डिटरेंस करना, जैसे आइसोलेट करना, ओके। चलिए, इसके बारे में और सिंपल में हम आपको मैं आगे एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। अगला जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ट्रीटीज में, उसमें ये सारी चीजें और सिंपल वे में हैं, तो आपको समझ में आए। यहाँ सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखिएगा, ओके। विपिन, डिटरेंस और पूर्वव्यापी युद्ध, ये सारी चीजें आगे हैं। चलिए, फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, ये बात करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष चिंताएं। आपको देखिए, फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, ये सीधा महिला से संबंधित, जो भी बात करेंगे ये महिलाओं के मुद्दों को रखकर, ओके। अगला मार्क्सवादी अवधारणा, वे राज्य केंद्रित समाज से नागरिक समाज में बदलाव का सुझाव देते हैं। राज्य केंद्रित अर्थात
जो शोषण समाज हो, शोषित समाज है, उसको नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के रूप में परिवर्तित करते हैं। क्रिटिकल या इमेंसिपेटर स्कूल प्रादेशिक राज्य के कमजोर पड़ने एवं नागरिक समाज नेटवर्क और जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने का सुझाव देते हैं। मार्क्सवादी जो क्रिटिकल थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना, ये कहते हैं लोकतंत्र को मजबूत किया जाए जिसमें लोगों के बारे में सोचा जाए, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में कम। ओके, बैरी बुजान के लेख देख लेते हैं। बैरी बुजान ने अपने लेख 21 सेंचुरी में वैश्विक सुरक्षा के नए पैटर्न से सुरक्षा के बारे में व्यापक दृष्टिकोण दिया है। अपनी पुस्तक पीपल्स स्टेट एंड फियर रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव दिया है। कोपेनहेगन स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग बुजान का प्रमुख योगदान है। यहाँ से एक क्वेश्चन बना है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, और एक ही ये पुस्तक और है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो जॉर्ज सेनबर्गर एक सुप्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर हमले को रोकने हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा सम्मिलित कार्रवाई करने का एक साधन बताते हैं। आइनेस्ट क्वाड अर्थात सामूहिक सुरक्षा के व्यवस्थापक एक युक्ति है। आइनेक्स क्वाड, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा के लिए एक युक्ति कहा जाता है इसे। यह क्या है? यह शक्ति संतुलन की राजनीति का उदार विकल्प है। वुड्रो विल्सन द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत सब एक के लिए एक सबके लिए, है ना, यूएन क्या कहता है? सब एक के लिए एक सबके लिए, है ना। और शक्ति संतुलन एवं विश्व राज्य के बीच का आधा रास्ता निकालेंगे, संयुक्त राष्ट्र का शासी सिद्धांत। अब इसमें समझने योग्य ये चीजें हैं। संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है? जितने भी उसके सदस्य हैं यूएन के, तो उसके जितने भी सदस्य हैं, अगर उनमें से किसी भी एक सदस्य के ऊपर हमला होता है तो सारे उसके लिए आ जाएंगे। ओके, है ना। और अगर सब दुविधा में है, एक नहीं है, तो एक सबके लिए हो जाएगा। साक्षी किसका? ओके, ये चीज मतलब सामूहिक सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सभी एक के लिए एक सबके लिए, यूएन के बारे में बात करते हैं। ओके, इतनी चीज याद रखना है। ये आइनेक्स क्वाड जो शब्द है, एडवाइस फॉर ऑर्गेनाइज कलेक्टिव सिक्योरिटी पावर के बारे में बात करता है। ये शब्द पूछ लिया जाता है कभी, क्वेश्चन में दे देंगे कि आइनेक्स क्वाड का मतलब क्या है, तो अब आपको बताना है कि सामूहिक सुरक्षा शक्ति की व्यवस्थापन की एक युक्ति है। ओके, कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ साक्षी कि जब एक व्यक्ति दुविधा में होगा तो सब एक के लिए आ जाएंगे। जैसे आपके दोस्तों का एक ग्रुप होगा, ठीक है, अगर एक दोस्त दुविधा में आता है या उसके लड़ाई झगड़ा होता है तो आप सभी लोग एक साथ आ जाते हैं, और जब सभी लोग परेशानी में होते हैं तब वो आ जाता है। ओके, अब रह जाती हैं आपकी ट्रीटीज, इंटरनेशनल वॉर ट्रीटी, तो इनके बारे में भी हम लोग कल पढ़ेंगे, और आज 8 PM वाली क्लास नहीं होगी। ओके, अब यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। ओके, और हो सकता है इसमें आपको कई चीज़ें नहीं आई होंगी समझ में, उनके लिए हम और सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करेंगे कल, ठीक है, वहाँ हम लोग ट्रीटीज में देख लेंगे। क्योंकि आज सुबह सुबह आपने पूरा दिमाग खराब कर दिया है, आप लोग जवाब नहीं देते तभी गुस्सा आती है बस। भाई हाँ ना में कुछ तो जवाब दिया करो, बच्चे तो है नहीं आप लोग कि बोला ही ना जाए, और क्लास तो है नहीं, मैं कितनी बार आपसे ये बात कहूँ। भाई नहीं आ रहा है आपको आंसर, ना बोल दो, ओके बोल दो सर, कि आप ही बता दीजिए सर, थोड़ा बहुत तो समझा करो ना। ओके, इट्स ओके, ये चीजें बच्चों वाली हरकत करते हैं आप लोग, है ना। चलिए,
तो मेरी तरफ से सेशन समाप्त है। अब आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, मैं मान गया, ठीक है, ओके, इट्स ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगली बार से। ओके, चलो, ओके, मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, नहीं तो मेरी तरफ से सेशन समाप्त है, आप लोग जा सकते हैं। ओके, मोस्ट वेलकम। और ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। ओके, ओके, मोस्ट वेलकम करें। ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी डाउट बनते हैं, और जब शाम वाली क्लास नहीं होगी 8 PM वाली, तो आप लोग ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना? और जो भी कल आपके डाउट होंगे तो उनको हम सारी क्लियर करेंगे। सर ये जो साइबर सेवन नहीं होता है, साइबर क्राइम होता है, ये भी इसमें आता है। यस, करिश्मा, ये आतंकवाद के अंदर आता है, ठीक है। साइबर क्राइम भी क्या होगा, एक आतंकवाद है। ओके, यस करिश्मा, आज शाम वाली क्लास नहीं होगी। मुनिया, इतनी तारीफ मत कीजिएगा, ठीक है, कोई महान नहीं होता है, सब सेम है। आप भी सेम है, हम भी सेम है ना? कोई महान नहीं होता है। चलो, ओके, थैंक यू, बाय।